हाय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली बचे हुए अलाउंसेस। अभी ये बचे हुए अलाउंसेस है कौन से हैं, ठीक है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली हमने जो देखा था, जो पहला अलाउंस देखा था, तो वो हमने कौन सा अलाउंस देखा था पता है? कि जो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है वो अलाउंस हमने देखा था। अभी अलाउंसेस के बहुत टाइप है जो अभी हम देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, बट सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन ही अलाउंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सारे के सारे अलाउंसेस मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो देखो, तो इन दैट सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रोमन 2 क्या कहता है, आने दो सारा। तो वो ये कहता है, any such allowance granted to the assessee either to meet his personal expenses at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily reside, to compensate him for the increase of cost of living as the case may be, and to the extent as the may be prescribed. सो यहाँ पे लिटरली आपको ये बताना चाहता है कि आपको अलाउंस मिलेगा टू मीट योर पर्सनल एक्सपेंसेस। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बच्चों आपको एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, करेक्ट। बट इसके पहले वाले जो हमने अलाउंस देखे थे वो फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, ड्यूटीज ऑफ ऑफिस थे। यहाँ पे यू विल हैव टू गिवन, सो एम्प्लॉयर विल गिव द अलाउंसेस टू मीट योर पर्सनल एक्सपेंसेस। फाइन, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आ जाते हो आप, तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते। बट कहां तक एग्जम्पशन होगी? लास्ट लाइन देखिए, टू द एक्सटेंट एज द मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो जितना भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट लिखा होगा, दैट विल बी द व्हाट, एग्जम्पशन अमाउंट अलाउड टू यू, करेक्ट। सो फाइन, आगे चलते हैं। देखिए, अलाउंसेस एग्जम्प्ट है क्या? है ना, दो बार, दूसरी बार ये मोहतरमा आई है, इनको भी बोलेंगे कि भाई अलाउंस एग्जम्प्ट है, रुक जाओ जरा। बट पहले ये तो देख लो कि कौन से अलाउंसेस है, ठीक है। देखो, सो अमाउंट, मतलब ये फॉर्मेट बता रहा हूं कि एग्जैक्टली यहां पे डिडक्ट कैसा, मतलब एग्जम्पशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलाउंस, उससे डिडक्ट होगा लेस एग्जम्पशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रोमन 2 अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड। जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, वो जो लिखा हुआ है, जो कायदे में लिखा हुआ है, दैट विल बी द एग्जम्प्ट, बैलेंस विल बी द व्हाट, taxable if it is a positive figure. Negative figure won't be considered in entire salary, correct. So the amount received for allowance, amount prescribed जो गिवन दिया हुआ है, मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में दिया हुआ है वो अमाउंट, एंड द बैलेंस विल बी द टैक्सेबल। नाउ लुक, सो मैंने पहले कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव कंसीडर्ड द ओनली 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस हियर। तो गिनने दो उसको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना भी मिलने दो, 1000 मिलने दो, 2000 मिलने दो, मैं अलाउंस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क विजिट। कितना भी मिलने दो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट होगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 चाइल्ड। So the children education allowance will be the exempt only to the extent of 100 rupees per month per child, maximum 2 child। 2 बच्चों तक आपको एग्जाम मिल जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपको 200 रुपए मिला, 100 रुपीज पर चिल्ड्रन मिला आपको, तो अभी फिलहाल अज्यूम कर लो कि 1 चाइल्ड है, तो 100 में से, सॉरी 200 में से 100 डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो 100 में से 200 में से 100 चला गया, सो बैलेंस 100 विल बी द टैक्सेबल पर मंथ। सो दिस इज द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नाउ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, so the hostel expenditure allowance will be the exempt up to the 300 rupees per month per child, maximum to 2 child only. There is only restrictions of 2 child, exemption is available only and only for the 2 child. So कितना है वो, 300 रुपीज पर मंथ, 300 रुपीज पर मंथ। तो अज्यूम कीजिए कि 800 रुपीज आपको मिला, 800 रुपीज आपको मिला है, आउट ऑफ 800 300 आपको एग्जम्पशन मिलेगा,
बैलेंस विल बी द टैक्सेबल टू यू। करेक्ट। अभी आगे फिर वो कहना चाहते हैं, गिरने दो आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। सो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय हु इज अ ब्लाइंड। पहले चीज मतलब वो अंधा होना चाहिए, डिफ बहरा होना चाहिए, डम्प मतलब उसको कुछ समझता नहीं है, डम मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसएबिलिटी of the lower extremes to meet his personal expenses for the purpose of commuting between the place of his residence and place of his duty. For the commuting of the place of residence और place of his duty मतलब काम पे जाओगे और काम से घर आओगे, ये जाने के लिए they have given the transport allowance to the person who is a deaf, who is a blind, who is a orthopedically क्या होता है वो handicapped होता है. So in such cases they will allow the 3,200 per month is exempt. 3,200 is exempt, the balance will be the taxable. But in this case transport allowance suppose मुझे मिलता है, I am not a deaf, I am not a dumb, I am not the handicapped, so this entire transport allowance whether it is received more than 3,200 or less than 3,200 will be the fully taxable. जो बंदा ओके है, ओके मतलब हर कंडीशन से ओके है, उसको क्या है फुल्ली टैक्सेबल. बट जो ब्लाइंड है, डिफेक्ट, जो डंप है, तो उसके लिए 3,200 तक हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एग्जम्पशन करेंगे, बचा हुआ क्या हो जाएगा उसको टैक्सेबल हो जाएगा. तो दो टाइप के अलाउंसेस हमने देख लिए थे कि क्लॉज 1 रोमन 1 और क्लॉज रोमन 2. 1 कहता है कि बेसिकली बेस्ड ऑन द डिपेंड ऑल द अलाउंसेस का एग्जम्पशन based on the amount of incurred, and the clause 2 is says that the amount which is specifically given by the section 10 subsection 14 वही अलाउंस आपको अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड, मोस्टली वर्ड यूज्ड इज अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड, वही आपको क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू सिर्फ 3 अलाउंस मैंने कंसिडर किया है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, आपको देखना है तो रूल में जाके आप देख सकते हो, बट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर सफिशिएंट. ओके, सो द विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सैलरी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट. हाय स्टूडेंट्स, चलो इस आज वीडियो में हम और एक अलाउंसेस देखते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि एवरी सैलरीड पर्सन में ये आपको सैलरीड पर्सन के इनकम में ये अलाउंस जरूर दिखेगा, मतलब दिखेगा ही, गारंटी बता सकता हूं कि ये दिखेगा. मतलब अभी ऐसा हो है कौन सा, अभी अलाउंसेस कौन सा. सो लुक हियर, तो आपके पास क्या आ गया, एनी स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर. एनी स्पेशल अलाउंस, देखो बच्चों मैंने इस अलाउंस का अभी तक आपको नाम नहीं बताया, वेट बता देता हूं, वो धीरे धीरे प्रोविजन के साथ बाहर आएगा. So the any special allowance specifically granted to an SSC by his employer, मतलब special allowance दिया जा रहा है, who is giving, employer is giving. Next, तो ये अलाउंस आपको क्यों मिल रहा है? To meet the expenditure actually incurred on payment of rent. Payment of rent कौन करेगा? But obviously employee. Employee make the payment of rent, और वो रेंट को अकोमोडेट करने के लिए, मतलब वो रेंट का जो आपके जेब से खर्चा जा रहा है, तो एम्प्लॉयर कहता है कि डोंट वरी अबाउट दैट, वो रेंट पे करने के लिए विल गिव द सम अलाउंस. सो आगे लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी. मतलब मान लीजिए कि मैं एक जगह पे रहता हूँ, रेंटेड प्रीमाइसेस में रहता हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ, बट एक्चुअली पेमेंट का रेंट मेरे से ही होता है, बट द एम्प्लॉयर ये कहता है कि उसके लिए वी विल प्रोवाइड द सम अलाउंसेस टू यू, तो आपको रेंट पे करने में हेल्प हो जाएगी. तो ये इसीलिए वो स्पेशल अलाउंस पे किया जाता है टू मीट व्हाट, सेम सेंटेंसेस है वो, स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी. करेक्ट, मतलब कोई भी एक बंदा उठा लीजिए, मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी में वर्क करता हूँ और मैं रेंटेड प्रीमाइसेस में रहता हूँ, तो मैं कंपनी को बोलता हूँ कि भाई मुझे
क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, या तो तुम मुझे घर दे दो या तो मुझे तुम रेंट पे कॉम्पेंसेशन दे दो। ओके फाइन, रेंट पे कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा आपको, बट कौन से अलाउंस से? तो आगे लिखा है, इसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। देखिए बच्चों, मैं डायरेक्टली पहले भी बोल सकता था आपको, बट द एक्ट की वर्डिंग क्या कहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द रेंट ऑफ योर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाउस रेंट अलाउंस। करेक्ट। सो हाउस रेंट अलाउंस कहा जाता है, तो आगे क्या लिखा है? तो वो कहते हैं कि टू द एक्सटेंट एज द केस मे बी प्रिस्क्राइब्ड, हैविंग अ रिगार्ड टू द एरिया और द प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एंड द अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन। तो ये बच्चों पूरा का पूरा जो लाइन है, ये पूरा का पूरा लाइन, जो पूरा का पूरा हमने पैराग्राफ देख लिया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रहा है हमें कोई तो एक सेक्शन, उसका नाम है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। करेक्ट। तो देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A इज व्हाट गिविंग, ए 13A कहलाता है कि हाउस रेंट अलाउंस दिया तो कितना अमाउंट उसमें से एग्जम्प्ट होगा और कितना अमाउंट उसमें से टैक्सेबल होगा। एक्चुअली ये आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A दे रहा है, बट हाउ वी कैन टैक्स इट, हाउ वी कैन एग्जम्प्ट इट? तो नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, टू द सच एक्सटेंट एज द मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैविंग अ रिगार्ड टू द एरिया और द प्लेस, कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से प्लेस में आपका वो अकोमोडेशन है जहां पे आपने रेंट पे लिया है, उसके बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कंसिडरेशन विल गिव द एग्जम्पशन अमाउंट। मतलब फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जम्पशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि अकोमोडेशन जो एम्प्लॉय ने लिया है रेंट पे वो कहां पे है, उसके बाद उसके प्रोविजंस आगे वाले पढ़ेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या लिखा, तो ये आने के बाद तो एग्जम्पशन रूल 2A, एग्जम्पशन के लिए रूल है 2A। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रूल देखना पड़ेगा। अब ये रूल कौन सा है, रूल 2A देखना पड़ेगा। तो रूल 2A में आपको क्या लिखा होगा, बट ऑब्वियस से कैलकुलेशंस लिखा होगा। सही। आगे भी इसके बाद भी कुछ एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है। सो लुक, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन क्या कहलाता है, देखो, for the removal of the doubt, for the removal of the doubt, it is here declare that nothing is contained in this clause shall apply in the case where, so whatever the mention under this section, section 10 subsection 13A में जो भी मेंशन किया हुआ है वो नॉट एप्लीकेबल होगा। कब नॉट एप्लीकेबल होगा? सो दे सेड दैट रिमूवल ऑफ द डाउट डिक्लेयर दैट जो भी नीचे दिया गया है उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेसिफिकली बताया कि ये सेक्शन इन चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये एग्जाम्पशन किसको नहीं मिलेगा, ये बताया। ये एग्जाम्पशन किसको नहीं मिला, ये आपको बताया बच्चों। सो देखिए, तो लिखा है क्लॉज ए में, एक्सप्लेनेशन के क्लॉज ए में लिखा है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय एसएससी इज ओन बाय हिम। अरे भाई, खुद के घर में रहता है, खुद के घर में रहता है और तुम्हें अलाउंस मिलता है, तो कैसे बच्चों? अभी ऊपर देखो, ये एक्सपेंडिचर अकोमोडेट करने के लिए क्यों दिया जा रहा है, पेमेंट ऑफ रेंट विच इज अ पेड बाय एसएससी, पेमेंट ऑफ रेंट विच इज अ पेड बाय एसएससी, और यहां पे लाइन दिखा जा रहा है कि एसएससी खुद के घर में रहता है। तो जब एसएससी खुद के घर में रहता है तो कोई गुंजाइश ही नहीं आती कि उसको कोई टैक्सेबल किया जाए। करेक्ट, सॉरी, उसको कोई एग्जम्पशन दिया जाए। तो जब वो खुद के घर में रहता है, खुद के घर में रहता है, तो नथिंग विल बी एग्जम्प्ट, एंटायर फुल अमाउंट विल बी द टैक्सेबल विच इज ऑलरेडी रिटन अंडर द दिस एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात, SSC has not actually incurred the expenditure on the payment of rent in respect of the residential accommodation occupied by him। तो उसने रेंट का खर्चा किया ही नहीं है। मान लीजिए कि वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रहता है बट वो खर्चा नहीं करता। अभी कैसे है, अभी मान लीजिए कि मैं मेरे पापा के साथ रहता हूँ, पापा मम्मी के साथ रहता हूँ, बैचलर हूँ अभी तक, पापा मम्मी के साथ रहता हूँ, या तो बैचलर नहीं भी हो गया तो भी मैं पापा के घर में रहता हूँ, तो मुझे रेंट थोड़ी ना पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी वो कहते हैं कि इफ यू हैव ओन हाउस और इफ यू आर नॉट पेइंग एनी रेंट फॉर दैट पर्पज, देन यू आर व्हाट, नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर दिस सेक्शन।
तो एग्जम्पशन मिलने के लिए, इस सेक्शन में एग्जम्पशन मिलने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रेंट पे करना है और आप रहते कहाँ, कौन से एरिया में रहते हो, दिस टू आर इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो में हम रूल 2A को देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या बताता है। करेक्ट? हाय स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू द रूल 2A, जो कि एचआरए का आपको एग्जम्पशन अमाउंट बताएगा। एचआरए का एग्जम्पशन अमाउंट बताने के लिए रूल 2A का हमें हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए रूल 2A कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जम्पशन अमाउंट। सो क्या बताता है देखिए, तो वो बताता है कि द अमाउंट विच इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। मतलब रूल 2A गिव्स द सच अमाउंट which is not included in the total income of the SSC, मतलब they trying to give the exemption in respect of the special allowance referred to in the clause 13A of 10. Correct? So HRA का जो allowance मिला है उसमें से कुछ part is taxable और some part is exempt. So that some part we have to calculate it according to the rule 2A. तो रूल 2A आपको क्या बताता है, तीन ऑप्शन बताता है। तो देखो ये आ गया A, सो उसके बाद लिखा है कि द अमाउंट ऑफ सच अलाउंस रिसीव्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, मतलब इसका मीनिंग ये आता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड द फिगर विल बी हियर। करेक्ट? तो ये फिगर यहां पे ए नाम आएगा, मतलब फिगर ए इज अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड ऑफ एचआरए। दूसरा, सो बी पार्ट, so B figure is rent paid by an SSC minus 10% of salary। तो एक्चुअली ये सेंटेंसेस इस फॉर्म में मैंने लिखा है, बट एक्चुअली आप एक्ट के फॉर्म में देखोगे रूल 2 में ऐसा लिखा हुआ है, रेंट पेड बाय एन एसएससी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड बाय एन एसएससी इन एक्सेस ऑफ द 10% ऑफ सैलरी। सो द रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है। करेक्ट? And the last thing, 50% of the salary and 40% of salary, दो चीजें, 50% of the salary in if your house is Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, so metropolitan cities में। तो सपोज आपका जो रेंट से आपने जो हाउस लिया था वो मेट्रोपोलियन सिटीज में है, तो आपको 50% ऑफ सैलरी रहेगा। एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी बचा हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया रहेगा, उसमें से आपको 40% ऑफ सैलरी क्या होगा, कंसीडर करना पड़ेगा। 50% जब मेट्रोपोलियन हो तो ए बी सी में 50% आएगा, और अदर देन मेट्रोपोलियन होगा तो ए बी सी में 40% आएगा। तो ए क्लॉज है, बी क्लॉज है, सी क्लॉज है, इसमें से क्या लेना है हमें, लिसन, विचएवर इज द लिस्ट, मतलब जो भी छोटा होगा ए बी सी से, जो भी बैलेंस छोटा फिगर होगा, दैट विल बी द व्हाट, टैक्सेबल फिगर, सॉरी दैट विल बी द व्हाट, एग्जम्पशन फिगर, एक्सट्रीमली सॉरी, कि जो ए बी सी विचएवर इज द लोअर, विचएवर इज द लिस्ट फिगर जो होगा वो रहेगा एग्जम्प्ट, और जो भी मिला है उसमें से ये माइनस होगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल हो जाएगा। बट इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आराम से, बट याद रखना है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% और 40% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सैलरी, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट यहां पे 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी हियर? तो अकॉर्डिंग टू द मतलब रूल 2A, सो हमें क्या करना है, सैलरी का डेफिनेशन देखना है। तो सैलरी का डेफिनेशन मतलब यहां पे एग्जैक्टली सैलरी मतलब क्या, तो लुक, तो सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। तो हमें 40% और 50% जो निकालना है और वो 10% जो निकालना है, वो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस से ही निकालना है इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, मतलब डियरनेस अलाउंस इज अ पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा लिखा रहेगा, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्रॉब्लम में, तभी यहां पे कंसीडर होगा। सपोज ये सेंटेंसेस नहीं रहेगा तो वो कंसीडर नहीं होगा बच्चों।
तो ये था सैलरी का, इसके लिए डेफिनेशन था सैलरी का। तो इसके अकॉर्डिंग 50%, 40% निकालो, 10% निकालो, कैलकुलेट करो, यू गॉट द 3 फिगर्स, आउट ऑफ दैट विच एवर इज लोअर विल बी द एग्जाम। तो इसके ऊपर का एग्जाम्पल बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बट इंपॉर्टेंट, आपको सपोज ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज बच्चों कमेंट्स पास करना मत भूलिए, दीज आर वैल्यूएबल टू अस।